Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine and enjoying good health. जैसा कि हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की हुई है और आज हम पढ़ेंगे उसका टॉपिक हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी इंटर कन्वर्जन को ग्राफ की मदद से समझेंगे। जैसा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट में लास्ट टाइम हमने देखा था कि सॉलिड किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड किस तरह से गैस में कन्वर्ट होती है और किस तरह गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ये तीन कन्वर्जन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज इन्हीं इंटर कन्वर्जन को हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। इसमें जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं वो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान होता है। तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान में जो हम ग्राफ की फॉर्म में एक रिलेशनशिप स्टडी करते हैं उस ग्राफ को नाम दिया जाता है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। तो डियर स्टूडेंट, वन बाय वन इन कर्व को हम डिस्कस करते हैं। हीटिंग कर्व्स क्या होती हैं और कूलिंग कर्व्स क्या होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी फेज चेंजेस आती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस हीटिंग कर्व को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप इस वीडियो की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। तो जब हीट करने से वो लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने हीटिंग कर्व की बात करनी है तो हीटिंग कर्व के अंदर हम सॉलिड को हीट करेंगे और उसको उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है गैस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए ग्राफ की मदद से इस चीज को समझते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसका पॉइंट ए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वाई एक्सिस में टेम्परेचर और एक्स एक्सिस में इंटरनल एनर्जी ली हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस है ए पॉइंट पे जो कि सॉलिड की फॉर्म में है। जब इस सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो हीट करने से इस सॉलिड की इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होते हैं। तो आप ये लाइन जो है, ये लाइन आपको बता रही है कि इस लाइन से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों जो है वो उनमें इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही इसमें एक पॉइंट आता है सॉलिड को हीट करने से तो उस पॉइंट पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट को यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया गया है। ये पॉइंट बी जो है वो पॉइंट है जहां पे अब सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अभी मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, सारे का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब इस पॉइंट पे जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो जब मजीद हम उस सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे हमें जो लाइन मिल रही है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो टूटती हैं और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती चली जाती हैं। फिर एक पॉइंट आता है जिसमें सारे का सारा सॉलिड जो है, कंप्लीट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको यहाँ पे पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया गया है। इस पॉइंट पे हमारा सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है।
अब फर्दर इस सब्सटेंस को जब हीट दी जा रही होती है तो फिर इसका टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी फिर दोनों बढ़ते हैं। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे दोनों चीजें, हमारी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। फिर इसमें एक स्टेज आती है जिस स्टेज में ये लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। इस ग्राफ में इसको पॉइंट डी से रिप्रेजेंट किया गया है और जिस पॉइंट पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अभी आपका सारे का सारा जो है वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ होता, यहाँ पे जस्ट अभी बॉइलिंग स्टार्ट हुई होती है। तो इस स्टेज में जब हम मजीद लिक्विड को हीट देते हैं तो उससे इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो हमारे पास अगेन एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि पैरेलल होती है टू द एक्स एक्सिस। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन में आप देख सकते हैं टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो हीट प्रोवाइड की जा रही होती है वो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको तोड़ने पे लग जाती हैं और सारे के सारे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इस तरह जो है हीट फर्दर देने से जो हमारे पास गैस होती है वो कंटेनर से बाहर आ जाती है और उसका टेम्परेचर जो है वो कंटेनर के अंदर मौजूद जो लिक्विड होता है जो बॉयल कर रहा होता है उससे उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसको यहाँ पे पॉइंट ई से रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे ग्राफ के अंदर आपने देखा कि पहले जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, फिर उसमें एक फेज आता है बी से सी, इसको फेज चेंज कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और ऐसा इसमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सेम इसी तरह डी और ई में भी यही काम हो रहा होता है कि सिर्फ फेज में चेंज आ रही होती है, टेम्परेचर में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रही होती। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग कर्व। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जो कि है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व जैसे कि नाम से जाहिर है यहाँ पे हम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, चीज को ठंडा करेंगे। कूलिंग कर्व को समझने के लिए हम जो है वो एफ पॉइंट से टूवर्ड्स ए पॉइंट जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो वेपर्स हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उनको जब हम ठंडा करना शुरू करते हैं, कूल करना शुरू करते हैं, तो कूल करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। तो डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर के साथ साथ उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। तो ये देखें, ये हमारे पास लाइन अब नीचे की तरफ आ रही है। जब नीचे की तरफ आएगी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। फिर इसमें एक स्टेज आती है जिसमें जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको यहाँ पे पॉइंट ई से रिप्रेजेंट किया गया है और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन का भी इसको नाम दिया जाता है। इट इज द पॉइंट एट विच वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मजीद जब इसको हम ठंडा करते हैं तो मजीद ठंडा करने से क्या होता है कि इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आती। इस स्टेज में फिर हो क्या होता है कि हमारा जो वेपर्स होते हैं, जो गैस होती है, वो मुकम्मल तौर पे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और पॉइंट डी तक पहुंचते हुए पॉइंट डी पे ये मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब इसी सब्सटेंस को हम मजीद ठंडा करते हैं, इसको मजीद कूल करते हैं, तो देन अगेन इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, इसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होती है, ये मॉलिक्यूल करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं,
इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है और एक इसमें स्टेज आती है जिसको यहाँ पे पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया गया है। इस पॉइंट पे आके क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट पे जस्ट अभी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट जिसके अंदर हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लिक्विड हमारा फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है। मजीद ठंडा करने इसी सब्सटेंस को मजीद ठंडा करने से क्या होता है, इसके टेम्परेचर में ऐसा कोई चेंज नहीं आती, इसकी इंटरनल एनर्जी कम होती चली जाती है और क्या होता है कि हमारा सारे का सारा लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉइंट बी में हमारा जो है वो जो लिक्विड है वो सारे का सारा सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये हमारा जो जब इस ग्राफ को हम रिवर्स स्टडी करते हैं एफ से ए की तरफ, तो जो है इस कर्व को हम कूलिंग कर्व का नाम देते हैं और जब इसको हम जो है वो ए से एफ की तरफ जो है वो स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें इसको हीट देनी पड़ती है, तो उस कर्व को हम जो है वो हीटिंग कर्व का नाम देते हैं। अब इस चीज को हम जो है ये जो हमने कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व पढ़ी है इसको डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज कि हमारे पास जो है वो वाटर है, तो वाटर के केस में जो है इस हीटिंग और कूलिंग कर्व को हम कैसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सपोज हमारे पास जो है वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस है। ठीक है, ए पॉइंट में हमारे पास क्या पड़ी हुई है, आइस। जब इस आइस को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर इसमें साथ ही मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बी पॉइंट यहाँ पे क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे आइस मेल्ट कर रही है। फिर मजीद जब इसको हम हीट देते हैं तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता और आइस मुकम्मल तौर पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है और एक पॉइंट आता है जिसपे जैसे कि यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे हमारी आइस मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाती है और हमें यहाँ पे सी पॉइंट पे सारे का सारा आइस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, यानी हमारा सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो जो हीट दी जा रही होती है वो कहाँ जा रही होती है स्टूडेंट्स, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। फिर जब इस लिक्विड को मजीद हम गर्म करना शुरू करते हैं तो इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है जिसको पॉइंट डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्दर जो हीटिंग होती है वो क्या करती है कि वो जो हमारा लिक्विड होता है उसको जो है वो वेपर में कन्वर्ट कर देती है। इस तरह जो है वो सॉलिड हमारा जो सॉलिड आइस होती है वो मुकम्मल तौर पे वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह जब हमारे पास जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट कर देगा, जिसको यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। मजीद ठंडा करने से जो है वो सारे का सारा वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ई में सारे का सारा जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में था वो अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। कूलिंग कर्व में हम देखेंगे किस तरह वाटर वेपर जो है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट होते हैं और हीटिंग कर्व में हम देखेंगे किस तरह जो बर्फ है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में डी पॉइंट पे लिक्विड फॉर्म में सारा वाटर मौजूद है, इसको जब हम मजीद ठंडा करते हैं तो इसका टेम्परेचर मजीद
जो है वो कम होता है और यहाँ पे आके जो है वो फ्रीजिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। लिक्विड जो हमारे पास वाटर इन द फॉर्म लिक्विड होता है वो आइस बनना शुरू हो जाता है। तो मजीद कम करने से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, तो लिक्विड जो होता है हमारा मुकम्मल तौर पे आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट बी पे हमारे पास जो है वो सारा लिक्विड आइस की फॉर्म में मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इट्स ऑल अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, और इस चीज को हमने एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ जब आप इसके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर लिखी हुई सारी लाइनें जो है उनकी समझ आएगी, और आपको समझ आ जाएगी तो याद करना भी आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मौजूद कुछ क्वेश्चन की, जो क्विक चेक 14.2 के अंदर मौजूद है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो इस बॉक्स के है उसके अंदर उसकी हम बात करते हैं। तो क्विक चेक के दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हम ये भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री cause more severe burn as compared to liquid water at the same temperature। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो लेकिन वेपर्स को उसने अलहदा से लिखा हुआ है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है वेपर्स का, वो वेपर्स के अंदर जो हीट होती है वो लिक्विड वाटर के अंदर जो हमारे पास वेपर्स जो होते हैं, गैस जो होती है उससे ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्योंकि वेपर्स की जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट कंटेंट होते हैं वेपर्स के अंदर वो ज्यादा होते हैं, इस वजह से वेपर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्फीयर बर्न काज करते हैं। दिस इज बिकॉज हीट एनर्जी स्टोर इन द वाटर वेपर्स इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग वाटर। तो इसी वजह से हीट कंटेंट ज्यादा है, उसके अंदर हीट ज्यादा है, तो वो उसका बर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर। हम समर के अंदर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो उसको कॉटन के कपड़े पहन के हम जो है कंफर्टेबल फील करते हैं। वो क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो पोरस मुसाम वाले होते हैं, दूसरा कॉटन का जो कपड़ा होता है वो जो पसीना है उसको बड़ा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद पानी वहां से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है वो बड़ी जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है। तो एवेपोरेशन जहां पे भी होती है डियर स्टूडेंट, वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। वाटर वेपर्स करते क्या है, हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा जो हीट होती है उसको रिमूव कर देते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। कॉटन इज पोरस एंड एब्जॉर्ब स्वेट अलोइंग इट टू evaporate quickly. The evaporation removes heat from our body. Evaporation हमारी बॉडी से हीट को रिमूव कर देती है, so we keep us cool, और हमें जो है वो ये ठंडा रखती है, हम ठंडक महसूस करते हैं। ठंडक महसूस करते हैं तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट जो है वो किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हीट करने से टेम्परेचर में चेंज आता है, कूलिंग करने से टेम्परेचर में चेंज आता है, तो फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती चली जाती है। तो आपने देखा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गर्म करने से ठंडा करने से जो है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनता जाता है। तो ये आप इसमें आपने जो रिलेशनशिप स्टडी किया था वो टेम्परेचर के साथ, तो क्या सिर्फ टेम्परेचर ही है जो फिजिकल स्टेट में चेंजेस ला सकता है? तो डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम प्रेशर है। तो टेम्परेचर और प्रेशर बोथ जो है वो इंटरनल कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, बल्कि टेम्परेचर के साथ जब आप प्रेशर को भी यूज करते हैं तो ये इंटर कन्वर्जन जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो बाजुकात हम जो है वो प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट करके
टेम्परेचर को वेरी करते हैं और बास केसेस में हम जो है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर वेरी करके ये कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आइस जो होती है उसको अगर आप आइस का पीस हाथ में लेके उसको दबाएं, उसको प्रेस करें तो वो आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है। एक आइस जो है वो आपके पास बाहर ऐसे नॉर्मल पड़ी हुई है और एक आइस का पीस आप हाथ में पकड़ के उसको दबाएंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो आइस फ्रॉम द प्रेशर इन द हैंड ऑफ स्नो बॉल मेकर। बर्फ बनाने वाले जो बर्फ के जो गोले बनाते हैं उनके हाथ में जो है वो जल्दी प्रेशर दबाने से आइस मेल्ट हो जाती है। उसके अलावा अमोनिया गैस जो होती है, लिक्विफाइड अमोनिया गैस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में -34 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, तब वो -34 पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट, यही काम हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ा के 1 मेगा पास्कल कर दें तो यही लिक्विफिकेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिक्विफिकेशन की -34, तो -34 टेम्परेचर को अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो यही लिक्विफिकेशन ऑफ अमोनिया का काम हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। आज के टॉपिक के हवाले से यही चीजें थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।